Hello, dear learners. Welcome to my channel Commerce with Prerna. So, let me introduce my channel first. मेरे चैनल का नाम है कॉमर्स विद प्रेरणा, यानी मैं इस चैनल पर सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। कॉमर्स का जो डर है, जो फिक्र है एक स्टूडेंट के लिए, उसको यहाँ पर हम बिल्कुल ही ख़त्म करने वाले हैं। बिकॉज एक स्ट्रेटजी और एक फन एंड फैक्ट्स के साथ हम यहाँ पे चीज़ें कवर करने वाले हैं जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से हेल्पफुल होगी और इंटरेस्ट भी आपको आएगा। अब डेली बेसिस पर हमारी क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल होंगी, कंटेंट वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है और वीडियोस को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड्स के लिए भी वो हेल्पफुल हो। और जैसे जैसे आप जुड़ेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, आपको अकॉर्डिंगली हमारा सिलेबस, कंटेंट एंड क्वालिटी मटेरियल सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। आज की बात करते हैं हम सिर्फ, जैसा कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बच्चों के, यानी आप लोगों के, सबको एक थक होने वाली है कि जल्दी जल्दी कुछ ऐसा कहीं से हमें कुछ मिल जाए यूट्यूब पर कि हम सुपर फास्ट तरीके से सब कुछ कवर कर लें, राइट। तो आपकी इस चीज़ में हेल्प करने के लिए यहाँ पर आपकी ये मैम है, तो आपको टाइमली सारी वीडियोस को कवर करना है और मेरे साथ बने रहना है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 की क्वेश्चन पेपर्स को, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को, बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इज मस्ट, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं, पुट किए जाते हैं बुक में से। ओके, यहाँ पर मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, जिसका हम आज डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होता है इकोनॉमिक्स का क्लास 12 के स्टूडेंट्स का, वो 2 पार्ट में बाइफिकेट होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेक्शन बी इट्स योर इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। अब इस सेक्शन बी का बड़ा डर होता है बच्चों को, क्यों? बिकॉज ये जो आपकी बुक है, ये जो आपका कंसेप्ट है इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट वाला, ये पढ़ने में, समझने में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे समझेंगे, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा आपको मुश्किल लगेगा अगर आप इससे भागेंगे, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है, इसमें जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो आपकी क्रैमिंग चैप्टर्स हैं। आपको थोड़ा क्रैम करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं बिना किसी और बात के। देखिए, अब इस क्वेश्चन पेपर से आप आइडिया लगा लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पुट आउट होते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत इजी बना दिया है आपके लिए। साइड में आपको क्वेश्चन पेपर भी दिख रहा है और साथ में उसके सॉल्यूशंस भी आपको दिख रहे हैं। देखिए, सॉल्यूशंस किस लिए होते हैं? इसलिए नहीं कि आप ऐसा का ऐसा आप क्रैम करेंगे और एग्जाम में आप लिखाएंगे, नहीं। सॉल्यूशन इज जस्ट फॉर योर आइडिया कि आपको क्या पॉइंट पकड़ना है किसी भी क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हुए। ओके, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन से इतना ही फ़ायदा उठाएंगे कि आप देखेंगे कि किस तरीके की चीज़ों को हमें कैच करना है एक आंसर करते हुए किसी भी क्वेश्चन का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1। इट्स योर असर्शन एंड रीज़न। यू नो असर्शन एंड रीज़न क्या होता है? असर्शन इज कि आपको एक बात कही जाती है, ओके, एंड रीज़न इज आपको उस बात की वजह बताई जाती है। दूसरी लाइन में आपको उसी बात की वजह बताई जाती है। तो आपको ये डिसाइड करना है कुछ फ्रेजेस के साथ कि असर्शन, जो बात आपको बताई गई है,
सेकंड रीजन में क्या वही उस बात का रीजन है, या वो जो रीजनेबल बात है वो आपकी उस ऊपर वाली बात से मैच करती है या नहीं करती है, ठीक है, उसका पार्ट है कि नहीं है. सो assertion is the excessive regulation of permit license Raj prevented certain private firms from becoming fairly competitive. ये एक बात की गई है. जो आपका excessive regulation था उसने क्या परमिट किया था, लाइसेंस परमिट किया था टू प्रिवेंट द सर्टेन प्राइवेट फर्म को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वो फेयरली कॉम्पिटिटिव बन सके. एंड उसका रीजन क्या बता रहा है, बिकॉज private sector wasted huge amounts in obtaining license rather than improving the product quality and international competitiveness. ओके तो देखिए एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको assertion and reason की. बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये, आपको आगे यूजीसी नेट के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है. कि जहाँ पर असर्शन और रीजन की बात आती है ना, तो आप इन दोनों के बीच में ना एक टर्म लगा दीजिए, इट्स बिकॉज. ठीक है, आपका असर्शन पहले आप पढ़िए, फिर बिकॉज लगाकर इस टर्म को, आपके रीजन को पढ़िए. अगर ये इंटर रिलेट कर रहा है, अगर आपका असर्शन आपके रीजन से मैच कर रहा है बिकॉज लगाकर, तो मान लीजिए वो असर्शन रीजन क्या है, एक दूसरे के लिए रिलेटेबल है, एक दूसरे के लिए जुड़े हुए हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे ऊपर वाली बात कह रहा है असर्शन ए इज दिस बिकॉज रीजन क्या है ये. ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि असर्शन ए क्या है, जो एक्सेसिव रेगुलेशन ने क्या परमिट किया था, लाइसेंस परमिट किया था, राज लाइसेंस प्रिवेंटेड द सर्टेन प्राइवेट फर्म. किस लिए, सर्टेन प्राइवेट फर्म्स को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम बिकमिंग द फेयरली कॉम्पिटिटिव. बिकॉज लगाकर अब आप रीजन पढ़िए. प्राइवेट सेक्टर वेस्टेड ह्यूज अमाउंट्स इन ऑब्टेनिंग लाइसेंसेस रेदर देन ऑन इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस. मतलब आपका असर्शन और रीजन क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहा है. दैट्स मीन योर आंसर इज both assertion and reason are true, and reason is the means R is the correct explanation of A. इसका आंसर क्या होगा कि आपके जो assertion और reason ये भी ठीक होने चाहिए. ओके, हम रिलेशन बाद में देखेंगे assertion और reason का, पहले हम ये देखेंगे कि जो बात कही जा रही है वो सही है कि नहीं है. ठीक है, तो assertion और reason क्या है, दोनों ही सही है, और जो आपका reason है वो आपके असर्शन को वेल एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन इज ए. ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपका स्ट्रेट पूछा गया है. इन द डिकेड ऑफ द 1970s पाकिस्तान नेशनलाइज्ड इट्स डैश इंडस्ट्रीज. ठीक है, 1970s के टाइम पे पाकिस्तान ने क्या नेशनलाइज किया था, कौन सी इंडस्ट्रीज नेशनलाइज की थी, इसके बारे में बात करी गई है. योर ऑप्शन इज मेडिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स या फॉरेन गुड ट्रेड. ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, कैपिटल गुड्स. अब देखिए, अब इस तरीके के क्वेश्चन कौन बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा, जिसको सब कुछ याद होगा. तो देखिए आपके इंडियन इकोनॉमी में ना आपका मान लीजिए 60% चीज़ें ऐसी होती है, 60 भी मैं कम ही बोल रही हूँ, इवन 70 to 80% चीज़ें ऐसी होती है जो आपको याद करनी होती है, आपको समझनी होती है, बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, हम यहाँ पे कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट लाइक अ हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स. तो उस हिसाब से आपको जो इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट डिकेट्स, ये सब आपको याद रहने चाहिए, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को क्या है अटेम्प्ट कर पाएंगे. अदरवाइज आप इसमें ट्रिक भी नहीं लगा सकते हो. ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अब देखिए आप समझिए इस पैटर्न को कि आपका जो पेपर है वो किस पैटर्न में आ रहा है. पहले हमने असर्शन रीजन देखे, फिर हमने एक क्रैमिंग क्वेश्चन देखा. अब आपका दूसरा पैटर्न है स्टेटमेंट का. ठीक है, कि आपको 2 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और आपको बताना है क्या वो दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं या वो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, या वन स्टेटमेंट फॉल्स इट्स सेकंड ट्रू, या सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स एंड वन ट्रू. ओके, नॉर्मल स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, इसमें आपको रिलेशंस नहीं देखने होते कि स्टेटमेंट 1 का रिलेशन स्टेटमेंट 2 से होना ही होना चाहिए. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. स्टेटमेंट 1 कहता है अंडर द
colonial rule, basic infrastructure like railways, post and telegraph etc. was developed. ठीक है, आपका जो colonial rule था इसके अंदर आपके basic infrastructure जैसे railways, post, telegraph etc. ये सब क्या है, डेवलप किए गए थे. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है the real motive behind the infrastructure development in India was to strengthen the British interest. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है आपका जो रियल मोटिव था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इंडिया में वो क्या था, आपके ब्रिटिश इंटरेस्ट को डेवलप या स्ट्रेंथ करना. ठीक है, ये दो स्टेटमेंट अब वही बच्चा बता पाएगा जिसको पूरा जो कंसेप्ट है पता होगा, हिस्ट्री पता होगी रिगार्डिंग योर कॉलोनियल रूल. ठीक है, रिगार्डिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, दोनों के दोनों क्या है, स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू है. ठीक है, योर ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका क्या है, ऑप्शन सी है. यहाँ पे आपकी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल राइट है. ओके, ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. तो मैंने आपको थर्ड पैटर्न बता दिया आपके क्वेश्चन का कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. ओके, अब नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify which of the following alternatives indicates the incorrect components combination of agriculture marketing system. अब यहाँ पर आपका एक कंसेप्ट उठा लिया है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम. अब जिसको एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का पूरा हिस्ट्री पूरा पता होगा वही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है कि वही बता सकता है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है. ठीक है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है. तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में आपको क्या इंक्लूड होता है, असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग या पैकेजिंग, या प्रोडक्शन, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग या ग्रेडिंग, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग या ट्रांसपोर्टेशन, या प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन. सो योर राइट आंसर इज बी, प्रोडक्शन, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग एंड ग्रेडिंग. दिस इज अ राइट सीक्वेंस. ओके, पहले आप क्या करते हैं अपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में, असेंबल करते हैं आप अपने रॉ मटेरियल्स को, फिर आप प्रोसेस में लेकर आते हैं, फिर आप उसकी पैकेजिंग करते हैं. सॉरी, इट्स बी ऑप्शन, सॉरी. पहले आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, राइट. फिर आप इसका असेंबलिंग करते हैं, फिर आप इसको प्रोसेस करते हैं, देन आप इसकी ग्रेडिंग करते हैं, राइट. दिस इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ योर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम. ओके, तो ये क्वेश्चन क्या था आपका, ये आपके एक नए पैटर्न पे बेस्ड है. दिस इज अ इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है, अब ये आपका क्या था, एक नया पैटर्न था क्वेश्चन पूछने का. ठीक है, कि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि 4-5 स्टेटमेंट्स देके किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे कि इसमें से इनकरेक्ट या करेक्ट कौन सी है. ओके, अब कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन. अब यहाँ पे फिर से हमें एक असर्शन और रीजन मिल गया. ठीक है, हमें करेक्ट को चूज करना है. ओके, सो आपका असर्शन क्या है, मतलब एक स्टेटमेंट क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO is expected to establish the rule-based trading regime to avoid unilaterally placed arbitrary restrictions by the member nation. जो आपका WTO था उसने क्या एक्सपेक्ट किया था कि वो स्टैब्लिश करेगा एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजिम. ठीक है, क्या यूनिलेटरली अवॉइड करने के लिए, आर्बिट्रेटरी रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए मेंबर नेशंस में. ठीक है, क्यों, यहाँ पे फिर से बिकॉज लगा दीजिए. अगर बिकॉज लगाने के बाद आपका जो रीजन है वो आपके असर्शन से मैच हो रहा है, दैट्स मीन बोथ आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, रीजन क्या है, बिकॉज इट इज अ imperative to enlarge world production and ensure optimum utilization of world resources along with the environmental protection. ठीक है, तो अब इसका असर्शन और रीजन दोनों ठीक है कि नहीं है,
ठीक है। आपके ऑप्शंस क्या है इसमें कि आपका जो असर्शन और रीजन है वो दोनों ही करेक्ट है, और आपका जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या दोनों ठीक है बट आपका जो आर है वो आपके असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, या फिर आपका असर्शन और रीजन में से आपका रीजन गलत है, असर्शन ठीक है, या असर्शन गलत है, रीजन ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ पे गिवन है? दिस इज ये, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कि आपका असर्शन और रीजन दोनों ही ठीक है। ठीक है, और आपका जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपके एग्जाम्स का पैटर्न हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा। देखिए, एक चीज और होता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, उसको टू माइंडसेट के साथ समझना और कभी भी पढ़ना। पहला, कि आपको मेन चीज क्या फोकस करना है कि किस पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पुट आउट हो रहे हैं। ठीक है, किस पैटर्न से, ये भी चीज फोकस करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से हो रहा है, बट इसी को ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए टॉपिक आज है, नेक्स्ट टाइम आपके पास कुछ आपको नया देखने के लिए मिल गया तो आप ब्लेम नहीं कर सकती हो कि लास्ट ईयर ही पूछा था और अब नहीं पूछा, या फिर लास्ट ईयर नहीं पूछा था अब पूछ लिया। मेन आपको अगर पैटर्न समझ में आ गया कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट आउट हो रहे हैं, डीपली किस डीपली लेवल पे आपसे क्वेश्चन पुट आउट हो रहे हैं, वही चीज आपको हेल्पफुल हो सकती है एग्जाम के लिए। ठीक है, कुछ भी क्रैम नहीं करना है, ना ही तो पैटर्न को और ना ही तो क्वेश्चन पेपर को। इट्स जस्ट ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे फिर से आपसे असर्शन और रीजन को पूछ लिया है। ठीक है, तो असर्शन क्या है देख लेते हैं हम। China has used the market mechanism to create additional social and economic opportunities for the citizen. China ने क्या किया? यूज द मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म का यूज किया ताकि वो एक एडिशनल सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बना सके सिटीजन्स के लिए। यहाँ पे भी बिकॉज लगा के देख लिए, क्या ये मैच करता है रीजन से या नहीं? बिकॉज social infrastructure creation by the government has brought positive results in human development indicators in चाइना। ठीक है, अब आप खुद ही फील करिए, ऊपर की बात से नीचे वाली बात कुछ रिलेट कर रही है, लाई कर रही है? नहीं, हमें नीचे की बात एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लग रही है, ऊपर वाली बात हमें चाइना के बारे में। दैट्स मीन बोथ आर नॉट इंटरलेट टू ईच अदर, तो दैट्स मीन रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। आपका जो नीचे वाला रीजन है आपके ऊपर वाले असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बट बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। दोनों बातें है तो सही। ठीक है, आपका असर्शन भी एज अ स्टेटमेंट ठीक बात है, रीजन भी एज अ स्टेटमेंट ठीक बात है, बट हमें ये भी नोटिस करना होगा कि आपका रीजन असर्शन का एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ऑप्शन तो ठीक नहीं हो सकता है, बिकॉज आपका असर्शन रीजन ठीक तो है बट आपका रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। लेकिन आपका ऑप्शन बी जो है वो ठीक हो सकता है कि आपका असर्शन और रीजन तो ट्रू है, बट योर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर असर्शन। ठीक है, तो योर राइट ऑप्शन इज बी। ओके, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर फिर वही वाला मेथड आ गया है, आपके क्वेश्चन का पैटर्न आ गया है, इनकरेक्ट इनकरेक्ट चूज करना है आपको। ठीक है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेट्स टू द इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेगुलेटेड एग्रीकल्चर मार्केट। अब इस क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट कर पाएगा जिसको क्या है, एग्रीकल्चर मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता होगा, कि तब वही बता पाएगा कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। फर्स्ट है, टू मेक द मार्केटिंग सिस्टम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फॉर फार्मर्स टू गेट द बेस्ट प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, or to discourage improvement of marketing infrastructure for the farmers. Third is here to prevent exploitations of farmers, and fourth is here to discourage farmers from the improving quality and quantity of their प्रोड्यूस। अब आप खुद लॉजिक लगाइए कि एग्रीकल्चर मार्केट से आपको क्या क्या नुकसान या फायदे हो सकते हैं, मतलब कौन सी बात गलत कह रहा है ये।
ठीक है, यू नो वेरी वेल अबाउट योर एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, सो यू हैव टू चूज द विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट द एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, तो इसमें से क्या इनकरेक्ट लग रहा है आपको, जरा फर्स्ट को पढ़िए। फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक है, मार्केटिंग सिस्टम क्या बनाता है, एफिशिएंट और इफेक्टिव, ये तो पॉजिटिव बात है। अब यू हैव टू फाइंड वन सिंगल नेगेटिव पॉइंट अबाउट द एग्रीकल्चर मार्केट। सेकंड पढ़ते हैं, टू डिस्करेज इंप्रूवमेंट ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या आपका एग्रीकल्चर मार्केट आपके मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके इंप्रूवमेंट को डिस्करेज करता है? नहीं, ये तो गलत लग रहा है ना। तो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल गई। दूसरी, टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर, ये तो है ही, ये तो पॉजिटिव बात है, आपके फार्मर्स का एक्सप्लोटेशन ना हो तो उसके लिए बचाता है एग्रीकल्चर मार्केट। बट हमको क्या करना है, we have to find the one more negative point। and चलिए लास्ट पढ़ते हैं, to discourage the farmers for improving quality and quantity of their produce। एग्रीकल्चर सिस्टम क्या फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी के और अच्छी क्वांटिटी के प्रोडक्शन करने से रोकते हैं, डिस्करेज करते हैं? दिस इज द रॉन्ग। तो योर राइट आंसर इज थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, तो देखते हैं सेकेंड एंड फोर्थ कौन से ऑप्शन में, इट्स योर ऑप्शन डी। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ओके, इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अबाउट योर क्रैमिंग पावर, किसको कितना याद है वो ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ सेलेक्ट या ऑप्ट नहीं कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे, यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द स्ट्रिक्ट वन ऑप्शन। ठीक है, जो है वही है। आप 1998 से 5 तक अभी अंदाजा नहीं लगा सकते हो, राइट। सो economic reforms were introduced in India and Pakistan in the years dash and dash respectively। आपका जो economic reforms है वो आपके इंडिया और पाकिस्तान में कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? यू हैव टू फाइंड द राइट वन ऑप्शन एंड सी व्हाट योर राइट ऑप्शन इज। ऑप्शन इज सी, 1991 एंड 1988। ठीक है, your right option is C, 1991 and 1988। ठीक है, मतलब 1991 एंड 1998 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया एंड पाकिस्तान में। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था आपका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आती है बात हमारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की। अगेन आपका एक मेथड रिपीट हो गया, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस जो हमने अभी समझे थे। ओके, चलिए स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, हम ये पढ़ते हैं पहले। एज पर द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO। एक चीज और याद रखना, आपके चैप्टर में आपके सब्जेक्ट में, ठीक है, कोई भी फुल फॉर्म्स आ रही है, ठीक है, या कोई भी कॉर्ड फॉर्म्स आ रही है, फुल फॉर्म्स आ रही है, उनको अलग से लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस पुट आउट करने वाली चीज़ें होती है। यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा कि NSSO की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, तो आप उसको भी ट्रिक नहीं कर सकते हो। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इन इस NSSO unemployment is a situation in which all those who owing to lack of work are not working but are seeking work from the prospective employers. They express their willingness and availability to work under the prevailing conditions of work and remuneration। ठीक है, you have to read carefully and you have to choose carefully this statement is right and wrong। ठीक है, ये भी वही कर पाएगा जिसको अच्छी तरीके से थ्योरी याद होगी या समझी होगी। योर सेकंड स्टेटमेंट इज disguised unemployment is generally is a massive problems in a highly populated country like India। ठीक है, स्टेटमेंट 2 आपका कह रहा है आपके जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो जनरली क्या है, बहुत बड़ी मैसिव प्रॉब्लम है एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में जैसे इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन इज आपकी दोनों स्टेटमेंट गलत है, दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है या 1 गलत है। सो लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। योर करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, both statements are true. Statement 1 is right and statement 2 also are right. Okay, and come to the next question. Identify which of the following is not a member nation of G20. अब आपका जो G20 ऑर्गेनाइज हुआ था, कौन कौन सी कंट्री उसका मेंबर थी, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। जिसको ये पता होगा कि कौन कौन सी कंट्री मेंबर थी, वही बता सकता है कि कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे मेंबर नहीं है। ओके, सो योर ऑप्शन इज ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, अर्जेंटीना। ठीक है, what is the right option? So let's see what is the right option. Your right option is the Bangladesh. Bangladesh is a country which is not a part of G20. ठीक है, बांग्लादेश ऐसी कंट्री है जो आपके G20 का पार्ट नहीं थी, तो योर राइट ऑप्शन इज सी। ओके, सो आज हमने डिस्कस किए आपके क्वेश्चंस के पैटर्न। अब एक चीज आपको अभी तक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा अपने ऊपर कि आपको कैसा लग रहा है क्वेश्चन को पढ़कर समझकर, आप उससे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ी समझ में आ रही होगी। अब एक चीज़ मुझे आपको समझानी है। देखिए, आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो, एक सेकेंड, देखिए आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो समरी और फुल ऑफ पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस तो आप समझते ही हैं। आपको जो पैराग्राफ में आंसर्स लिखने होते हैं, आपको जो बिल्कुल भर भर के थ्योरी बनानी होती है, तब आप एक आंसर आप अटेम्प्ट करते हैं, वो तो आप समझते हैं। ओके, आप उसमें अपने वर्ड्स भी मैनिपुलेट करके आप अपनी पॉइंट को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, राइट। लेकिन आप यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं, हमने कुछ आपके क्वेश्चंस के पैटर्न्स देखे हैं। जैसे आपका assertion and reason, assertion and reason वाले क्वेश्चन। ओके, और कौन से क्वेश्चन देखे हमने? स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, राइट। और कौन से क्वेश्चन देखे हमने? करेक्ट और इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन। अब आपके जो इस तरीके से क्वेश्चन है, इस तरीके से जो आपसे क्वेश्चंस पुट आउट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये वही बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है जिसको क्या है, बिल्कुल टिपिकल लर्निंग हो, जिसको क्या है, बिल्कुल टिपिकल लर्निंग हो। ठीक है, जिसको चैप्टर जो है बहुत ही फुल फ्लैश तरीके से आता हो, कहीं से भी कुछ भी पूछ लो उससे। ओके, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल क्रैम करेंगे, बट यू हैव टू नो अबाउट सम इम्पॉर्टेंट एरियाज अंडर द चैप्टर, या आपको हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पता होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, सो इन तरीके के क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए आपको अपने चैप्टर्स को, कंसेप्ट को अच्छी तरीके से याद करना होगा। जो क्रैमिंग पॉइंट है, सेक्शंस हैं, उनको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। जो आपकी सन्स वगैरह होते हैं, टाइम पीरियड वगैरह होता है, वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को क्या है, अटेम्प्ट करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन पेपर ख़त्म नहीं हुआ है, बट हमने एक सेक्शन को कंप्लीट करा है आपके छोटे से, जिसमें हमने असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन और आपके क्रैमिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन और आते हैं आपके किस तरीके के क्वेश्चन, जो सीधा क्रैमिंग वाले होते हैं। आपसे क्या पूछ लिया, टाइम पीरियड पूछ लिया। ओके, आपसे कंट्रीज पूछ ली, तो ये वही बच्चा बता पाएगा जिसको क्या है, चैप्टर अच्छी तरीके से याद होगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ओके, कि आपके जो क्वेश्चंस थ्योरेटिकल पूछे गए हैं, आपको कौन कौन से पॉइंट को उसमें इंगेज करना है, इंक्लूड करना है, वो हम सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे। एंड सॉल्यूशंस विल हेल्प यू कि आपको कौन कौन सी टू द पॉइंट आपको आंसर्स करने हैं अपने अच्छे वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है, जो आपके पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन हमारे ऐसे ही रहने वाले हैं, आप देख सकते हो। ओके, अब असर्शन रीजन नहीं पूछा जाएगा आपसे। इस तरह की क्वेश्चन होने के बाद लास्ट में हमारा आपका जो सेक्शन बी है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को अच्छे से समझना, देखना और प्रैक्टिस करना कि कैसे आप असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हो। और मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को देखिए ट्रिक्स भी बता दी है कि कैसे आपको समझना है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन को ट्रीट करना है, एक्सेप्ट करना है और देन आंसर करना है, ठीक है। हरी नहीं है यहाँ पे हमें कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर स्क्रैम करके समझ के रट्टा लगा के हम अपना पेपर तैयार कर लें, नहीं। आपको यही समझने का समय है एग्जाम से पहले, कैसे क्वेश्चंस को समझना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को, क्राइम वाले, इनकरेक्ट वाले को, ठीक है। तो हर तरह की क्वेश्चन को आप करना है और साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, सो आज के लिए इतना ही था। सो अगर आपको समझ में आया हो अच्छी तरीके से वीडियो, सब कुछ कंटेंट वगैरह, तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स में। एग्जाम्स आ रहा है, सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ओके, ताकि आप मोर वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें, बिकॉज अनलिंक्ड होकर आप कुछ भी प्रॉपरली नहीं सीख पाएंगे। सो इसलिए स्टे ट्यून विद मी, ठीक है, एंड शेयर टू माई चैनल विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके, थैंक यू सो मच।